प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। डियर सेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके वाणिज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और एनसीईआरटी के बेस पर जो आपका न्यू सिलेबस एडमिशन रिड्यूस सिलेबस है, जो घटा हुआ सिलेबस है, उसके बेस पर ये आपका कंटेंट है। और बड़ी एनालिसिस के साथ ये दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की गई है आप सभी लोगों के लिए। तो 22 फरवरी को दोपहर में एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस कंटेंट को जरूर देख कर जाइएगा और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए हम लोग का प्रश्न क्या एडिशन देखिए। जो प्रश्न है आप लोग का, समायोजन से आप क्या समझते हैं? समायोजन से आप क्या समझते हैं? समायोजन जो है वो क्यों आवश्यक है? समायोजन से आप क्या समझते हैं? समायोजन जो है वो क्यों आवश्यक है? और किन्हीं 4 समायोजनों के बारे में लिखना है। 4 समायोजनों के बारे में लिखिए तथा आवश्यक विवरण भी दीजिए। प्रश्न को ध्यान सुनिए। समायोजन से आप क्या समझते हैं? समायोजन क्यों आवश्यक है? किन्हीं 4 समायोजनों के बारे में लिखिए तथा आवश्यक विवरण भी दीजिए। दोस्तों देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए बात करते हैं इस प्रश्न के आंसर पर। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो लेखांकन में देखा जाए समायोजन के बारे में अगर, तो वित्तीय विवरणों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। देखिए कोई भी जो वित्तीय विवरण होता है तो उस विवरण में जो कोई त्रुटि होती है या कोई जो चीजें अपडेट करना होता है तो उसमें जो परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं उसको? समायोजन। लेखांकन की वित्तीय विवरण को परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है या उसके संदर्भ में जो काम होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समायोजन। ताकि इसके बेस पर देखिए ये क्या किया जाता है, ये निश्चित कर लिया जाता है। इसके बेस पर देखिए इस बात का सुनिश्चय हो जाता है, निश्चय कर लिया जाता है कि वे किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में और प्रदर्शन को जो है सटीक रूप से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? कोई भी कंपनी हो गई, कोई वित्तीय स्थिति हो गई या कोई ऐसा प्रदर्शन हो गया जिसका सटीक जानकारी जो मिलता है वो होता है समायोजन। ठीक है? समायोजन में देखिए मुख्य रूप से कुछ आवश्यक चीजें हैं शामिल होती हैं। ये समायोजन आवश्यक है क्योंकि वे त्रुटियों को ठीक करने, ठीक है, उचित लेखांकन अवधि के लिए व्यय होता है उसमें, और राजस्व आवंटित करने में जो होता है मदद भी मिलता है। देखिए व्यय हो गया और राजस्व की जो व्यवस्थाएं मिलती है उसको कहाँ कहाँ कैसे आवंटित करना है, इस बात का भी सही इंफॉर्मेशन जो मिलता है वो मिलता है समायोजन से। ठीक है? और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय विवरण लेखांकन जो होते हैं सिद्धांतों को अगर देखा जाए और मानकों का अनुपालन करते हैं। और लेखांकन में जो आमतौर पर देखा जाए तो कई प्रकार के समायोजन किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग आइए चलिए बात करते हैं हम लोग कि कुछ महत्वपूर्ण समायोजन, यानी समायोजन के जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, किस बेस पर देखिए समायोजन अपना काम करता है, इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्या है? उपार्जन और स्थगन। महत्वपूर्ण टॉपिक में पहला आपका क्या हो जाएगा? उपार्जन और स्थगमन। तो उपार्जन क्या होता है? देखिए उपार्जन के बारे में बात किया जाए, देखिए धन को उत्सर्जित करना या कहाँ कहाँ से हम उसको पैदा कर सकते हैं, उसको उपार्जित कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो उपार्जनों में देखा जाए तो उन राजस्व और व्ययों को क्या करना? पहचानना शामिल होता है। राजस्व और कोई राजस्व मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है, और जो व्यय खर्च किए जा रहे हैं तो उनकी पहचान जो होती है वो मुख्य रूप से उपार्जन में शामिल होती है। जो अर्जित किए गए या खर्च किए गए लेकिन अभी तक लेखांकन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए। देखिए क्या किया गया है, उनको अर्जित भी कर लिया गया है और खर्च किए गए, मतलब किसी काम के लिए हमने उसको क्या किया? खर्च भी कर लिया, लेकिन उसका अभी तक देखा जाए तो कोई भी उसका जो लेखांकन रिकॉर्ड जो है वो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है? दूसरी ओर देखिए हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा और इसमें, तो स्थगन में उन राजस्व या व्ययों की जो मान्यता होती है स्थगित करना शामिल होता है जो प्राप्त या भुगतान किए गए हैं लेकिन अभी तक अर्जित या खर्च नहीं किए गए हैं। ठीक है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण बात इसमें शामिल हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए उदाहरण के लिए तो यह प्रोद्भवन समायोजन में उस ब्याज आय को पहचानना शामिल हो सकता है जो अर्जित की गई लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है? तो ये मुख्य रूप से काम होता है इसमें। देखिए प्रीपेड खर्चों की मान्यता को इसमें क्या करना है? स्थगित करना है, या उसको हम लोग स्थगित करके मुख्य रूप से इसका अध्ययन करते हैं। आवश्यक खाते देखिए क्या होता है संचय के लिए अगर देखा जाए तो आवश्यक खातों में प्राप्त खाते जो होते हैं, देय खाते जो होते हैं, और इसमें मुख्य रूप से जो होता है अर्जित व्यय को भी शामिल किया जाता है। ठीक है? आवश्यक खातों में देखा जाए तो प्रीपेड व्यय, अनर्जित राजस्व और
आस्थगित राजस्व को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो काम है इसमें किए जाते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो हो जाएगा इसमें डिस्कस को हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास किस प्रकार से देखिए कार्य करता है, किस प्रकार से इनका जो क्रियाकलाप होता है। देखिए मूल्यह्रास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये समायोजन में देखा जाए तो इमारतों और उपकरणों जैसी दीर्घकालीन संपत्तियों की लागत को जो होता है उन लेखांकन अवधियों में जो होता है मुख्य रूप से लिखा जाता है, या उनका लेखा जोखा या उनकी जो व्यवस्था होती है उनको वितरित की जाती है या आवंटित की जाती है। ठीक है, जिनका उपयोग किया जाता है। समय के साथ देखा जाए तो इन परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए जो होता है यह समायोजन आवश्यक होता है। मुख्य रूप से यह समायोजन जो किया जाता है वो परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी को सटीक रूप प्रतिबिंबित करना ही सबसे महत्वपूर्ण जो होता है समायोजन की पहली शर्त है। आवश्यक खाते के बारे में देखा जाए, मूल्यह्रास के बारे में देखा जाए तो समायोजन के लिए जो होता है आवश्यक खातों में जो है संचित मूल्यह्रास और संबंधित जो है परिसंपत्ति खाते शामिल होते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा क्या? मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास जो होता है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपका हो जाएगा। जब इसमें लोग आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर तो देखिए तीसरा महत्वपूर्ण रूप से जो है इन्वेंटरी। देखिए इन्वेंटरी क्या होता है? इन्वेंटरी भी समायोजन का ही एक भाग है। देखिए समायोजन में क्या होता है, लेखांकन रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो इन्वेंटरी जो होता है वो शेष के साथ इन्वेंटरी की भौतिक गणना को जो होता है समेटना इसमें कहलाता है। यानी उनका जो एग्जैक्ट जो है गणना हो गया या उनको व्यवस्थित तरीके से रख दिया गया, लिख दिया गया, तो उनको हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी। ठीक है, यह समायोजन देखिए क्या करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हाथ में मौजूद जो इन्वेंटरी का मूल्य वित्तीय विवरणों में जो है वो सटीक रूप से प्रतिबिंबित है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका जो व्याख्यान होता है वो होता है इन्वेंटरी से। आवश्यक खाते देखा जाए तो इन्वेंटरी समायोजन के लिए जो होते हैं आवश्यक खातों में जो होता है इन्वेंटरी, बेची गई वस्तुओं की लागत और इन्वेंटरी रिजर्व शामिल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है इन्वेंटरी भी जो है वो समायोजन इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है ना, चलिए दूसरा देखते हैं नोटिस यहाँ पर। चौथा देखिए पॉइंट क्या हो जाए, खराब ऋण। देखिए समायोजन में देखिए ये भी समायोजन का ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाएगा, खराब ऋण। खराब ऋण समायोजन में प्राप्त खातों के उन हिस्सों को पहचानना शामिल है जिसके असंग्रहणीय होने की उम्मीद है। खराब ऋण समायोजन में देखा जाए तो प्राप्य खातों के उस हिस्से को पहचानना इसमें शामिल है जिसके असंग्रहणीय होने की उम्मीद है। यह समायोजन होता है जो ये सुनिश्चित करना बहुत ही ज्यादा इसमें आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों में आपका एक रहेगा। ये खराब ऋण जो महत्वपूर्ण बात है ये इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो डिस्टेंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण था आप लोगों का। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आप लोगों के समक्ष दिख रहा है डिस्टेंस यहाँ पर वो है आप लोगों क्या, स्टेट बैंक के केंद्रीय बैंक संबंधित कार्यों को लिखिए। देखिए दोस्तों चलिए आइए यहाँ पर हम लोग इस सेकंड प्रश्न को भी बात कर लेते हैं। देखिए दीर्घोत्तरी में भी हम लोग कम से कम 2 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाए। तो स्टेट बैंक के केंद्रीय बैंक संबंधित कार्य क्या है? देखिए दोस्तों स्टेट बैंक जो है देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक एकमात्र जो है सरकारी बैंक है, लेकिन स्टेट बैंक को भी बहुत पावर दी गई है। यानी रिजर्व बैंक के बाद अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल कोई बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक ही है। ठीक है ना, देखिए जो स्टेट बैंक होता है उसको भी केंद्रीय बैंक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। देखिए वित्तीय स्थिरता की बात हो गई, उसको बनाए रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है आवश्यक विभिन्न कार्य करके जो होते हैं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो काम करता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी करता है। स्टेट बैंक के केंद्रीय बैंक से संबंधित कार्य कुछ देखिए बनाए गए, इसका विभाग बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं इनके कुछ कार्यों को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है स्टेट बैंक का पहला महत्वपूर्ण कार्य देखा जाए तो मौद्रिक नीति, यानी मौद्रिक नीति को बनाने का काम जो है वो स्टेट बैंक के जिम्मे भी कुछ दिया गया है। ठीक है ना, स्टेट बैंक का देखा जाए प्राथमिक कार्यों में से एक मौद्रिक नीति तैयार करना और लागू करना है। यानी स्टेट बैंक क्या काम करता है, प्राथमिक कार्यों में जो है वो मौद्रिक नीति को तैयार करता है और उसे लागू करने का जो काम करता है वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत होता है। इसमें देखा जाए तो मूल्य स्थिरता देखने को मिलती है। क्या मिलता है? मूल्य स्थिरता। और इसमें जो होता है वो पूर्ण रोजगार की बात होती है और आर्थिक विकास जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को जो है प्राप्त करने के लिए जो होता है वो धन की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना इसमें मुख्य रूप से क्या होता है शामिल किया जाता है। इसे हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं।
देखिए केंद्रीय बैंक के बारे में थोड़ा हम लोग, केंद्रीय बैंक के रूप में किस तरीके से काम करता है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो धन की आपूर्ति करना और ऋण जो स्थितियां होती हैं को प्रभावित करने के लिए जो खुले बाजार का संचालन करना, आरक्षित आवश्यकताओं की बात हो गई, और जो छूट दरें हो गई उनको लागू करना या उनको व्यवस्थाएं प्रदान करना भी काम जो होता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए महत्वपूर्ण काम होता है डिस्टेंस वो मुद्रा जारी करना। देखिए मुद्रा जारी करना, स्टेट बैंक क्या करता है डिस्टेंस, देश की मुद्रा जारी करने और विनियमित करने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, कि पूरा वर्कलोड जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर ना रहे, बल्कि कामों को जो है कुछ स्टेट बैंक भी करे। यह अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो मुद्रा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है और मुद्रा की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखता है। केंद्रीय बैंक के बारे में अगर देखा जाए तो केंद्रीय बैंक जो होता है मुद्रा के प्रचलन का प्रबंधन भी करता है, मुद्रा के प्रचलन का प्रबंधन भी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह अर्थव्यवस्था में नकदी की मांग को क्या करे, पूरा करे। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर हम जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए तो सरकार का बैंकर। देखिए स्टेट बैंक जो होता है सरकार के बैंकर और वित्तीय सलाहकार के रूप में भी जो होता है वो कार्य करता है। ठीक है ना, यानी स्टेट बैंक जो होता है सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, यानी वित्तीय सलाह भी देने का कार्य करता है। सरकार का बैंकर यानी देखा जाए तो सरकार के खातों का एक तरीके से जो होता है प्रबंधन करने का काम जो होता है ये जो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है ना, सरकारी उधार लेने की सुविधा देता है और सरकार को वित्तीय सेवाएं देने का जो काम है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। केंद्रीय बैंक क्या काम करता है देखिए सरकार को वित्तीय और आर्थिक मामलों पर सलाह भी देता है और सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन में मदद करता है। देखिए जितने भी ज्यादातर मुख्य रूप से अगर देखा जाए जो ऋण होते हैं, ज्यादातर जो किसानों के लिए कोई भी व्यवस्थाएं होती है, कोई भी इनकम या कोई भी चेक वगैरह उनको अगर प्रोवाइड कराया जाता है तो उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही ज्यादातर चीजें जो होती है दी जाती है या वहीं पर से चीजें इनकी क्या होती है बजाई जाती है। ठीक है ना, चौथा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों के लिए भी बैंकर। देखिए वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं उनके लिए भी मतलब धन प्रोवाइड कराने काम या वाणिज्यिक बैंकों की स्थितियां खराब ना हो तो उनके विषम परिस्थितियों में जो खड़ा होता है बैंक उसको हम लोग कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक क्या काम करता है, वाणिज्यिक बैंकों को देखा जाए तो उनके खातों को बनाए रखने का काम करता है, तरलता सहायता प्रदान करने का काम करता है और अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में भी काम करता है। ठीक है ना, विभिन्न सेवाएं ऐसी जो होती हैं वो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की जाती हैं और ये जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो एक बैंकर के रूप में की जाती हैं। देखिए बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के बारे में बात किया जाए और सुदृढ़ता के बारे में बात किया जाए तो ये सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को जो होता है वो विनियमित और पर्यवेक्षण भी करता है। तो ये पूरा का पूरा काम जो होता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट भी जो था आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पश्चिमी देखिए पॉइंट की हम लोग जब बढ़ते हैं यहाँ पर कि स्टेट बैंक किस तरीके से काम करता है, वित्तीय स्थिरता की बात होती है। देखिए इसमें यानी केंद्रीय बैंक जो होता है अर्थव्यवस्था में जो होता है वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए भी जो होता है मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देखिए वित्तीय संस्थाओं की निगरानी की बात हो गई, वित्तीय संस्थाओं की क्या होगी निगरानी की बात हो गई, उनके पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करने की बात हो गई। ये जो काम करता है वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का जो काम करता है ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होता है। देखिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की सुरक्षा के लिए अगर देखा जाए तो नियमों को लागू करता है और बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में देखा जाए तो व्यवधानों को रोकने के लिए जो होता है वित्तीय संकटों का जो है प्रबंधन भी करता है कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑर्गेनाइज करता है अपना। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसे भी दी जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की मुझे पढ़ते हैं तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन, यानी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने का काम जो होता है वो भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यानी स्टेट बैंक क्या करता है देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और विदेशी मुद्रा नीतियां बनाता है और उसे लागू करने का काम भी करता है। यह विदेशी मुद्रा क्या करता है बाजार को जो होता है स्थिर करने के लिए जो है हस्तक्षेप करता है। ठीक है दोस्तों, तो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने का जो काम होता है वो भी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा होता है। तो एक तरीके से देखा जाए इन बेसिक जो व्यवस्थाएं हैं इनके बेस पर कह सकते हैं हम लोग कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो भी उसके भी कुछ काम है जो केंद्रीय बैंक की तरह कुछ कार्यों को वो भी
करता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था सेकंड प्रश्न ये, ठीक है ना। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक की तरह काम करता है, इसको लिखना आसान है, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो किस तरीके से कार्य करता है सरकारी की तरह, या सरकारी उसका कैसा काम है केंद्रीय बैंक की तरह कैसे काम करता है, ये कठिन काम है। इसलिए देखिए दोस्तों मैंने इस प्रश्न को आप लोग कराया है, क्योंकि आप हमेशा रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को याद करेंगे कि केंद्रीय बैंक के रूप में, लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक के कौन से प्रावधान दिए गए हैं जो केंद्रीय बैंक के रूप में वो कर सकता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे दीर्घ उत्तरी के आपको व्यय एवं बचत से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व को बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का डिस्कशन किया जाएगा। उसके साथ ही साथ व्यवसायिक कार्यालयों में उपयोग के लिए जाने वाली 4 समय और श्रम बचाने वाले उपकरणों का जो है व्याख्यान करना है, तो इसका भी जो है व्याख्यान आप लोगों के साथ किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो डिस्कशन आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। और डिस्कशन एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।